कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यार्थियों का मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं लघुत्तरी प्रश्नों को 1857 के संग्राम से संबंधित जो प्रश्न है लघुत्तरी उनको लेने जा रहा हूँ। इसमें पहला प्रश्न आता है लघुत्तरी प्रश्नों में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति हुई इसके मुख्य कारण क्या थे उनको उल्लेख करना। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए उत्तरदायी 4 कारणों को लिखिए। ये 2 तरह से प्रश्न है, उत्तर एक ही रहेगा। उत्तर देखिए क्या है। पहला कारण उन्होंने कहा उत्तर, तो जो कारण थे वो कारण देखिए। तो था राजनीतिक कारण। तो यहाँ बताइए इस संग्राम के अधिकांश राजनीतिक कारणों के लिए लॉर्ड डलहौजी उत्तरदायी था। सबसे ज़्यादा अगर कोई उत्तरदायी था राजनीतिक कारणों में तो लॉर्ड डलहौजी उत्तरदायी था। इसकी उग्र साम्राज्यवादी नीति माने हिंसक साम्राज्यवादी नीति तथा छोटे छोटे राज्यों के हड़पने के विभिन्न सिद्धांतों, छोटे छोटे राज्यों के हड़पने के लिए विभिन्न तरीकों, ये सिद्धांतों ने भारतीय राज परिवारों में घोर असंतोष उत्पन्न कर दिया। यही राजनीतिक कारण था। और राजनीतिक कारण का सूत्रधार कौन बना? लॉर्ड डलहौजी, जिसने छोटे छोटे राज्यों को और उनके नरेश और राज परिवारों को परेशान किया, जिससे उन परिवारों में घोर असंतोष उत्पन्न कर दिया। सामाजिक कारण, अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर धार्मिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करके, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, धार्मिक परिवर्तन के प्रोत्साहन दिया कि धर्म परिवर्तन कर सकते हो। परंपरागत उत्तराधिकार के नियम में संशोधन किया कि आप उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकते। और भारतीयों की सामाजिक धार्मिक भावनाएं थी उनको ठेस पहुंचाई गई। इसने भी 1857 की क्रांति लाने में सहयोग दिया। इस कारण ने भी सामाजिक कारण। अब आता आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आता अंग्रेजों की नीति ने, आर्थिक माने रुपये पैसे, काम रोजगार आजीविका संबंधी कारण। सामाजिक कारण में समाज में क्या बदलाव कर दिए उनने। हमारे भारत के जो समाज है उसकी परंपरा और रीति रिवाजों में कुछ न कुछ उसने बदलाव किए। वो सामाजिक कारण हुए जिससे समाज में लोगों में असंतोष आया, गुस्सा आया अंग्रेजों के प्रति। और आर्थिक कारणों में कि उन्होंने क्या क्या ऐसा काम किया जिससे कि यहाँ की धन व्यवस्था, रोजगार आदि नष्ट हो गए, जिससे भी असंतोष हुआ और लोग 1857 के संग्राम को करने पर क्या हुए? राजी हुए, 1857 के लिए मजबूर हुए। अंग्रेजों की नीति ने भारतीय किसानों को उजाड़ दिया, बिल्कुल उजाड़ दिया। शिल्पकारों और दस्तकारों, शिल्पकार माने हाथ से काम करने वाले, दस्तकार माने किसानों को बेकार बना दिया, शिल्पकारों और दस्तकारों को बेकार बना दिया। व्यापारियों को चौपट कर दिया, जो व्यापारी थे उनको चौपट कर दिया। तथा जमींदारियां समाप्त कर दी, जो जमींदार थे उनकी जमींदारियां ले ली। भारत का धन बाहर जाने लगा, जो भारत का रुपया पैसा था वो बाहर जाने लगा। इस तरह शासन के खिलाफ व्यापक आर्थिक असंतोष उत्पन्न हो गया। व्यापक मतलब धन संबंधी गुस्सा उत्पन्न हो गया जनता में, किसानों में, शिल्पकारों में, दस्तकारों में, जमींदारों में, व्यापारियों में। सैनिक कारण, कंपनी के सैनिकों में भारतीय सैनिकों की संख्या 2,23,000 थी। बहुत अधिक संख्या थी, 2,23,000। भारतीय सैनिकों की जो संख्या थी वो 2,23,000 थी, जबकि ब्रिटिश सैनिक केवल 35,000 ही थे। ब्रिटिश सैनिक 35,000। इस प्रकार भारतीय सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के स्तंभ थे, खास तो वही थे, परंतु वेतन भत्ते ब्रिटिश सैनिकों से कम थे भारतीय सैनिकों के। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार भी करते थे, नौकरों की तरह रखते थे। तात्कालिक कारण, इस समय सरकार ने एनफील्ड राइफल नामक एक नली वाली बंदूक सेना के व्यवहार के लिए चालू की, सेना के उपयोग के लिए चालू की। एनफील्ड राइफल एक नली वाली थी। इसके कारतूसों में सुअर तथा गाय की चर्बी लगी होती थी, क्योंकि उस समय लुब्रिकेंट के रूप में पेट्रोलियम की खोज नहीं हुई थी। गाय और सुअर की चर्बी लगी क्योंकि उसके ढक्कन में चिकनाई होना जरूरी, जिससे ढक्कन जल्दी खो जाए। तो कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी लगी होती थी। इससे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये सब कारण थे कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उत्पन्न हुआ या किया गया। अगला प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। 1857 के पूर्व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह अपनी आरंभिक अवस्था में क्यों असफल रह गए? शुरुआती अवस्था में ही वो असफल हो गए। कारण यह था कि बड़े नहीं हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय के माध्यम से
भारतीय प्रदेशों का अनुचित तरीके से कंपनी के साम्राज्य में विलय करके कंपनी के साम्राज्य में भारतीय प्रदेशों का अनुचित तरीके से विलय कर लिया तथा भारतीय जनता का शोषण करके भारतीय जनमानस में असंतोष एवं आक्रोश की भावना भर दी। भारतीय जनमानस में भारत के लोगों के मस्तिष्क में असंतोष एवं आक्रोश की भावना से भर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि 1765 से 1856 तक 1765 तक देश के विभिन्न भागों में दर्जनों विद्रोह हुए, बहुत सारे विद्रोह हुए, दर्जनों, लगभग ये मान लो 90 सालों में। इनमें से कई विद्रोह किसानों और आदिवासियों ने किए थे। कई विद्रोह तो किसानों और आदिवासियों ने किए थे। पदच्युत शासकों ने, जो पद से सिंहासन से हटा दिए गए शासकों ने भी किए, जमींदारों ने किए, सरदारों के नेतृत्व में भी कई विद्रोह हुए। मैंने सिंहासन से हटाए हुए शासकों, राजाओं, जमींदारों और सरदारों के नेतृत्व में भी कई विद्रोह हुए। कंपनी की फौज के सिपाहियों ने भी विद्रोह का झंडा ऊंचा किया। कंपनी के सिपाहियों ने भी विद्रोह किया। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जितने विद्रोह हुए उनका स्वरूप स्थानीय रहा, छोटी जगह में रहा और उनका दमन भी हो गया। यद्यपि ये विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गंभीर चुनौती उत्पन्न नहीं कर सके। यद्यपि ये जो विद्रोह थे वो अंग्रेजी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गंभीर चुनौती उत्पन्न नहीं कर सके, परंतु इससे यह सिद्ध होता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व भी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष था, आक्रोश था, गुस्सा था और यह विद्यमान था। व्यापक असंतोष विद्यमान था। 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार करने में इन विद्रोहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे? भारत के जो शासक या छोटे छोटे राजा थे उनमें असंतोष का क्या कारण था? देखिए, ब्रिटिश शासन से भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे? देखिए, अंग्रेजों की राज्य विस्तार नीति, अंग्रेजों की जो राज्य की बढ़ाने की नीति थी, विस्तार की नीति थी, इसके कारण भारत के अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष व्याप्त हो गया, फैल गया। असंतोष, गुस्सा, आक्रोश। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि व्यवस्था, तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर दिया गया। अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सरकार ने अवध, तंजौर, कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां समाप्त कर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। कहाँ की? अवध, तंजौर, कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां समाप्त कर दी और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी। अंतिम मुगल सम्राटों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अनादरपूर्ण होता चला। जो अंतिम सम्राट थे मुगल सम्राट, उनके प्रति जो व्यवहार था वो अनादरपूर्ण होता चला गया। इन परिस्थितियों में शासन परिवारों में घबराहट फैल गई। जो शासन परिवार थे उनमें घबराहट फैल गई। अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर कब्जा किया वहाँ के सैनिक, कारीगर तथा अन्य व्यवसायों से जुड़े लोग भी प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने अनेक सरदारों, जमींदारों से उनकी जमीन छीन ली। इसके कारण भारतीय शासकों में असंतोष व्याप्त हो गया। वे जमींदार भी, सरदार भी छोटे छोटे तो शासक थे ही सही, 1-2 गाँव के, 10-10, 20-20 गाँव के, तो उनमें भी असंतोष व्याप्त हो गया। अगला है, भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम के विचारों और शिक्षा ने, भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास, राष्ट्रीय जागरण की जो जागृति, उसके विकास और पश्चिमी विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई? ये पश्चिम के जो यूरोप के विचार थे और वहाँ की शिक्षा थी, उसने क्या भूमिका निभाई? मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ही है कि भारत में राष्ट्रीय जागृति आई। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार लॉर्ड मैकाले ने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से किया था। असल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार जो मैकाले ने किया, लॉर्ड मैकाले ने, वो भारतीय राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसको जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से किया था, लेकिन हो गया उल्टा। भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार एक ऐसे वर्ग तैयार करना चाहता था। भारत में वह अंग्रेजी भाषा का प्रचार कर एक ऐसे वर्ग को तैयार करना चाहता था जो ब्रिटिश साम्राज्य के हित के लिए काम करे, ब्रिटिश साम्राज्य के फायदे के लिए काम करे। ऐसे वर्ग को तैयार करना चाहता था। काय के द्वारा? अंग्रेजी भाषा के प्रचार के द्वारा, अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा।
परंतु अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को विदेशी प्रबंध से मुक्त होने की प्रेरणा दे दी। उल्टा हो गया, मैकाले ने सोचा कुछ और यहाँ के लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा और भारत के लोगों ने जो प्राप्त की तो विदेशी बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा से भर गए। अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होने के कारण भारतीय पाश्चात्य साहित्य, विचार, दर्शन और शासन प्रणाली से परिचित हुए। उस भाषा को सीखने के बाद वो वहाँ से क्या हुए, पाश्चात्य साहित्य से परिचित हुए, वहाँ के विचारों से, वहाँ के दर्शन से, वहाँ की शासन प्रणाली से परिचित हुए। रूसो, वाल्टेयर, मैजिनी, वर्क और गैरीबाल्डी के विचारों ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से अवगत कराया। उन्हें समझने में सहायता मिली। अगर वो अंग्रेजी नहीं सीखते तो ये सब नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति में मंगल पांडे की क्या भूमिका रही। मंगल पांडे एक सैनिक थे जो बैरकपुर बंगाल की स्थित छावनी में नियुक्त थे। एक तो सैनिक थे और बैरकपुर बंगाल की छावनी में नियुक्त थे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को इस सैनिक ने चर्बी युक्त कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। वह क्रोध में आकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उत्तेजना में आकर, क्रोध में आकर, फलस्वरूप उन्हें बंदी बना लिया गया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का बलिदान इस विद्रोह की पहली आहुति थी। मंगल पांडे का जो बलिदान था इस विद्रोह की पहली आहुति थी। क्या है कि 1857 के संग्राम की। चलिए, बहादुर शाह जफर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे, अंतिम बादशाह थे। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की सैन्य छावनी के सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 10 मई 1857 को मेरठ की सैन्य छावनी के सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संग्राम का आरंभ कर दिल्ली जीतकर सत्ता के नए प्रतीक के रूप में बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। वृद्धावस्था के बावजूद बहादुर शाह में व्याप्त देशभक्ति की भावना ने क्रांतिकारियों में भी आशा का संचार किया। दिल्ली के समाचारों के कारण क्रांति का विस्तार अनेक स्थानों पर हुआ। इससे घबराकर लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली से ही क्रांति के दमन का निश्चय किया। बहादुर शाह ने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से युद्ध किया, परंतु वह पराजित हुआ। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून बर्मा भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। ऐसे उसका बेचारे का निधन हुआ। चलिए, 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण बताइए। अब इसके क्रांति क्यों हुई तो उसके राजनीतिक कारण हमें बताना है। चलिए, पहले देखते हैं लॉर्ड डलहौजी की अपहरण या हड़प नीति। इतिहासकारों के मत में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति, हड़प नीति थी। सबसे बड़ा कारण था हड़प नीति, अपहरण नीति। उसकी अपहरण नीति के परिणाम स्वरूप सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर आदि रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गई थी। इन समस्त रियासतों के शासक लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के कारण ब्रिटिश साम्राज्य के प्रबल विरोधी हो गए थे, बहुत बड़े विरोधी हो गए थे। पहला तो ये। दूसरा कारण रहा राजनीतिक कारण, अवध के नवाब के साथ अन्याय। अवध के नवाब प्रारंभ से ही अंग्रेजों के समर्थक रहे थे, परंतु 23 फरवरी 1856 ईस्वी में उन पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना दिया। इस घटना से अंग्रेजों के समर्थक राज्य भी उनके विरोधी हो गए। यह अवध के साथ अन्याय जो किया था, इसके कारण अन्य शासक भी विरोधी हो गए। बहादुर शाह का अपमान तथा अन्याय। अंग्रेजों ने दिल्ली के मुगल शासक बहादुर शाह के साथ भी अन्याय किया तथा उसे भेंट देना बंद कर दिया। कंपनी के नौकर भी बहादुर शाह का अपमान करते रहते थे। रोषपूर्ण प्रशासनिक नीतियाँ। अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों से यथासंभव भारतीयों को दूर रखा। साथ ही साथ सम्मानित पदों पर भी अंग्रेजों तथा भारतीयों के वेतन में पर्याप्त, जो समान पद थे अंग्रेजों के और भारतीयों को, उनमें भी पर्याप्त वेतन में अंतर रखा। अंग्रेज अधिकारियों को ज़्यादा वेतन और भारतीय अधिकारियों को कम वेतन।
असमानता थी। पदोन्नति भारतीयों को देर से तथा कम मिलती थी, मतलब पदोन्नति कम मिलती थी, जबकि अंग्रेजों को शीघ्र तथा अधिक मिलती थी। इस प्रकार की भेदभावना ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न कर दी। चलिए ये भी हुआ। फिर क्या पूछा इन्होंने, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कोई 4 कारण बताइए। ये संग्राम जो हुआ तो सही, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, लेकिन वो असफल हुआ, तो उसके 4 कारण, या सन 1857 की क्रांति की असफलता के 2 कारण बताइए, 4 बताइए, 5 बताइए, कितने बताना बता दीजिए। स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण बताइए। देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, 1857 की क्रांति निर्धारित तिथि से पूर्व कर दी गई थी। जो तिथि निर्धारित की उससे पूर्व हो गई, जिससे वह असफल हो गई। मेसलन के अनुसार यदि यह क्रांति निश्चित समय पर प्रारंभ होती तो इसे सफलता अवश्य मिलती। 1857 की क्रांति की असफलता का अन्य कारण योग्य नेतृत्व का अभाव, विद्रोही नेताओं में सैनिक कुशलता तथा संगठित होकर कार्य करने और क्रांति का संचालन करने की क्षमता का अभाव था। विद्रोही नेता थे अंग्रेजों के विरुद्ध। फिर 1857 की क्रांति के समय अधिकांश नरेशों ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का ही साथ दिया। सर जॉन का मत है कि यदि समस्त भारतवासी पूर्ण उत्साह से अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित हो जाते तो अंग्रेज पूर्णतः नष्ट हो जाते। क्रांतिकारियों में वीरता तथा साहस की भावना का अभाव नहीं था, परंतु उनकी सैनिक शक्ति अत्यधिक निर्बल थी। अंग्रेज अधिकारी क्रांतिकारियों का दमन आधुनिक हथियारों से करते थे, परंतु क्रांतिकारियों के पास उनका सामना करने के लिए आधुनिक हथियारों का अभाव था। इस तरह से एक कारण थे। अब अगला है 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या परिणाम हुए। अब क्रांति उसके क्या परिणाम हुए। कंपनी राज्य समाप्त हुआ। पहले तो जो कंपनी का राज्य था वो समाप्त हो गया। विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के बार बार विरोध के बावजूद कंपनी के शासन का अंत कर दिया। भारत में अच्छे शासन के लिए 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, ब्रिटिश राजा के हाथ में चला गया। पहले कंपनी करती थी शासन 1857 तक। और भारतीय सेना का पुनर्गठन, विद्रोह के परिणाम स्वरूप सेना का पुनर्गठन हुआ। भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई। महत्वपूर्ण स्थानों पर अंग्रेज सैनिक रखे गए। उच्च सैनिक पद भारतीयों के लिए बंद कर दिए गए। प्रतिक्रियावादी तत्व सक्रिय, ब्रिटिश व्यापारिक नीति के फलस्वरूप देश के अधिकांश उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे। नई शिक्षा पद्धति के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे नैतिक पतन तथा संघर्ष बढ़ा। इस प्रकार समाज में अनेक प्रतिक्रियावादी तत्व सक्रिय हो गए। एक और है अंग्रेजों के प्रति कटुता। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों तथा भारतीयों में पारस्परिक कटुता तथा घृणा की भावना इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे के निकट संपर्क में नहीं आ सके। भारतीयों के बीच ये भावना घर कर गई कि अंग्रेज उनका शोषण कर रहे हैं। यह भावना बढ़ गई कि अंग्रेज उनका शोषण कर रहे हैं। अगला प्रश्न, सन 1857 ईस्वी के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। चलिए देखिए, भारत में पहला प्रभावशाली आंदोलन 1857 ईस्वी की क्रांति थी। ये भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। इस क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इससे पहले भी बेलोर, बैरकपुर तथा बुंदेलखंड में विद्रोह हुए, जिनको अंग्रेजों ने कुचल दिया, किंतु इन विद्रोहों से 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों को बड़ी प्रेरणा मिली। वीर सावरकर, अशोक मेहता तथा अन्य भारतीय इतिहासकारों ने 1857 ईस्वी की इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया। इस क्रांति के उठ खड़े होने के कारण ना तो चर्बी के कारतूसों का प्रयोग करना था और न ही कुछ भारतीय शासकों का व्यक्तिगत स्वार्थ, वरन जनसाधारण में वह असंतोष की भावना थी जो पिछले 100 वर्षों के अंग्रेजी राज्य के कारण उत्पन्न हो रही थी।
इन इतिहासकारों का विचार है कि विस्फोट की सामग्री काफ़ी समय पहले से ही, विस्फोट की जो सामग्री थी यानी इस क्रांति के विस्फोट की जो सामग्री थी वो काफ़ी समय पहले से ही इकट्ठी होती आ रही थी। इसे केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी जो चर्बी वाले कारतूसों से मिल गई, जो काय से मिल गई, चर्बी वाले कारतूसों से। इसलिए 1857 ईस्वी की इस महान क्रांति को केवल सैनिक विद्रोह न कहकर पहला स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन कहना उचित होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जागृति के विकास में किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका निभाई थी, लिखिए। भारत में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में प्रेस का क्या योगदान रहा, लिखिए। जनसाधारण में जागृति लाने के लिए प्रेस एक शक्तिशाली माध्यम सिद्ध हुई। भारतीयों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति और राजनीतिक विचारों का संचार करने में तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं ने बहुत सहायता की। प्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार की जमकर आलोचना की गई तथा शोषण पर आधारित उनकी नीतियों का पर्दाफाश किया गया। इस कार्य को करने के लिए जिन पत्र पत्रिकाओं ने योगदान दिया उनमें प्रमुख है अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला में, हिंदू, इंडियन मिरर, पैट्रियट आदि बंगाल से, मद्रास, चेन्नई से स्वदेशी मित्र हिंदू, केरल पत्रिका उत्तर प्रदेश से एडवोकेट हिंदुस्तानी और आज़ाद तथा पंजाब से कोहिनूर, अखबार-ए-आम, ट्रिब्यून आदि। आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रसार में प्रेस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं ने सरकारी नीतियों की खुलेआम आलोचना करके लोगों में विदेशी शासन के विरोध का उत्साह जागृत कर दिया। अगला प्रश्न है 20-21 मिनट। चलिए अगले वीडियो में लेंगे अगले प्रश्न। 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। मैं अगले प्रश्नों को लेने जा रहा हूं जो लघुत्तरी प्रश्नों के हैं। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को कैसे प्रभावित किया, अपने उत्तर को उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण भी देना है और कुटीर उद्योग कैसे बर्बाद हुए। भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय उद्योग व्यापार नष्ट हो गए। उनकी नीतियों के कारण भारतीय उद्योग और भारतीय व्यापार नष्ट हो गए। औद्योगिक क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण तथा यूरोप से आयातों पर बढ़ते प्रतिबंधों के कारण अंग्रेजी सरकार ने भारतीय उद्योगों को नष्ट करने की नीति अपनाई। भारत कुछ ही दशकों के भीतर एक प्रमुख निर्यातक की स्थिति से गिरकर बेचने वाले की स्थिति से गिरकर विदेशी वस्तुओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र या आयातक राष्ट्र बन गया। भारतीय कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का तेजी से पतन हो गया। क्योंकि वे इंग्लैंड के कारखानों के बने माल की प्रतियोगिता विदेशी सरकार की शत्रुतापूर्ण नीति के कारण न कर सके। अब वह ब्रिटिश उद्योगों के लिए केवल कच्चे माल का उत्पादन करने लगे। भारत का विदेशी व्यापार भारतीय व्यापारियों के हाथों से निकल गया, ये भी कारण था। अगला है, भारत में बसने वाले यूरोपियों यानी अंग्रेजों ने एल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया। एल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन ने जाति भेदभाव को दूर करने के लिए कानून बनाने का प्रयास किया। इस कानून को विधि सदस्य एल्बर्ट ने तैयार किया था, अतः इसे एल्बर्ट बिल कहा जाता है। बिल ही था, कानून नहीं बना था। इसके द्वारा मजिस्ट्रेट और सेशन जज को फौजदारी मुकदमों में यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया जाना था। एल्बर्ट बिल प्रजाति भेदभाव की नीति को उजागर करता था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। इस भेदभाव को दूर करने के लिए एल्बर्ट बिल लाया गया। जो बेचारे ने अच्छा काम किया था एल्बर्ट ने, लेकिन उसे नहीं पारित होने दिया, उसका विरोध हुआ, लाया गया। भारत में बसने वाले यूरोपियों ने एल्बर्ट बिल का संगठित होकर विरोध किया और इसे काला कानून माना। अंततः ब्रिटिश सरकार को एल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। भारतीयों के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। चलिए क्या पढ़ा। कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे, लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारणों का विवरण दीजिए। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में इसके निम्नलिखित उद्देश्य बताए। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्रहित के कार्यों में संलग्न ऐसे सभी व्यक्तियों
मैंने साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्रों के हित में लगे हित के कार्यों में संलग्न व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना है। ये पहला उद्देश्य था। और सीधी सी बात, साम्राज्य की रक्षा करना किसी भी तरह से। अपने सभी राष्ट्र प्रेमियों में जाति, धर्म और प्रांतीयता के सभी संभव पूर्वाग्रहों को सीधे मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना और राष्ट्रीय एकता की उन भावनाओं को पूरी तरह से विकसित और संगठित करना। तत्कालीन महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्तियों से साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद बहुत सावधानी से उनका प्रामाणिक लेखा जोखा तैयार करना। फिर था जिन दिशाओं में और जिस तारीख से अगले 12 महीनों में देश के राजनीतिज्ञों को लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए उसका निर्धारण करना 1 साल के लिए। ये सब था। चलिए आगे है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किन कारणों से उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला? उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? तो क्या कारण थे वो बताना है। अकाल व प्लेग 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में निम्नलिखित कारणों से उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। पहला, अकाल व प्लेग। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत में कई भागों में अकाल तथा प्लेग फैला। ब्रिटिश सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे लोगों में असंतोष फैल गया जिससे उग्र राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में भंग द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया था। इससे जनता में रोष भर गया और वह उग्र राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हुई। अगला है धार्मिक और सामाजिक सुधारों का प्रभाव। धार्मिक और सामाजिक सुधारों ने भारतीय जनता में आत्मविश्वास पैदा कर दिया। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। फ्रांस और अमेरिका की क्रांतियों ने भी भारतीयों को प्रेरणा प्रदान की, अतः वे आंदोलनों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। अगला है ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारतीय कृषि और उद्योग धंधों को अपार क्षति पहुंची। ब्रिटिश आर्थिक नीति पूंजीपतियों के हित संरक्षण की थी। जो ब्रिटेन की आर्थिक नीति थी वो पूंजीपति या धनी लोगों के लाभ के संरक्षण में थी, हितों के संरक्षण की थी। इस प्रकार अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियों ने उग्र राष्ट्रवाद के विकास में परम योगदान दिया। अगला प्रश्न है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो क्या है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने के अधिकार को अस्वीकृत करके झांसी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया तथा रानी लक्ष्मीबाई की पेंशन निर्धारित कर दी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसे अपना अपमान समझा। 5 जून 1857 ईस्वी को झांसी के सैनिकों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस विद्रोह में सम्मिलित होकर क्रांतिकारियों को सहयोग दिया। 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया अतः रानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकलकर कालपी पहुंच गई, परंतु कालपी पर भी अंग्रेजी सैनिकों ने अधिकार कर लिया। ग्वालियर का शासक अंग्रेजों का समर्थक था अतः लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने ग्वालियर पर अधिकार करने का प्रयास किया। रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया तथा इस संघर्ष में ही उनको वीरगति प्राप्त हुई। ग्वालियर वाले संघर्ष में ही वो वीरगति को प्राप्त हुई। कौन? रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना। 1857 ईस्वी की क्रांति के आर्थिक कारण लिखिए। 1857 क्रांति के आर्थिक कारण। अंग्रेजों के निरंतर आर्थिक शोषण ने भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न की। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग धंधों को तो आघात पहुंचाया ही साथ अपनी भूमि संबंधी नीतियों से भारतीय किसानों को भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया। जमींदारों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया, उनके अनेक अधिकार छीन लिए गए। परिणाम स्वरूप वे भी ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हो गए। कंपनी की आर्थिक नीति ने भारतीय गृह उद्योगों को पूर्णतः नष्ट कर दिया। देश के व्यापार पर भी अंग्रेजों ने पूर्णतः अपना अधिकार स्थापित कर भारतीय व्यापारियों को भी अपना विरोधी बना लिया था। लाल बाल पाल से क्या तात्पर्य है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व
में महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, पंजाब के लाला लाजपत राय तथा बंगाल के बिपिन चंद्र पाल की अपनी विशिष्ट भूमिका रही। इस कारण ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से संबोधित किया गया तथा इन तीनों को राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में प्रमुख स्थान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना क्यों की गई थी? अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के बौद्धिक विकास को अवरुद्ध करती थी। राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम के माध्यम से भारतीयों के बौद्धिक विकास के लिए प्रयास किए। इसका प्रमुख उद्देश्य था विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा देना जो देश के हितों के अनुकूल हो। ऐसी शिक्षा देना जो देश के हितों के अनुकूल हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। एक और प्रश्न बचा है, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का महत्व स्पष्ट कीजिए। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का महत्व। उग्र राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की अपेक्षा निष्क्रिय प्रतिरोधों की नीति अपनाई। जो आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित था उसे उन्होंने जन आंदोलन में बदल दिया। जो आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था उस आंदोलन को उन्होंने जनता के आंदोलन में बदल दिया। उग्र राष्ट्रवादियों के राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस आंदोलन के प्रणेताओं यानी इस आंदोलन को जन्म देने वालों प्रणेताओं ने हिंसा के मार्ग को भी कभी नहीं अपनाया तथा आंदोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बहिष्कार में स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा जैसे रचनात्मक कार्य आरंभ किए तथा स्वाभिमान, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता जैसे आंतरिक गुणों के विकास पर बल दिया। इस तरह से ये प्रश्न थे। इन प्रश्नों का वीडियो आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।